वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 7 जून 2021 है और हम प्रीलिम्स के लिए द हिंदू एंड अदर्स न्यूज़ को डिस्कस करना। आज का जो हमारा टॉपिक होगा पहला एचडीजी इंडिया इंडेक्स के बारे में, H10N3 बर्ड फ्लू, आर्टिफिशियल सन, 5 to 50 सर्विस, मॉडल टेनेंसी एक्ट और स्मार्ट किचन प्रोजेक्ट के बारे में। एचडीजी इंडिया इंडेक्स के बारे में चले जानते हैं। आपको पता है कि 2015 में एक एग्रीमेंट हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट, जो पर्यावरण से संबंधित है। तो इसी में एचडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लाया गया था। इससे पहले 2015 तक चलाया गया था एमडीजी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। इसमें जो थे कुल 8 लक्ष्य थे जो कि स्वास्थ्य, शिक्षा आदि संबंधित है, लेकिन इसमें हर क्षेत्र को, गरीबी आदि को भी शामिल कर लिया गया किसमें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। और इसमें कुल कितने हैं लक्ष्य हैं, 17 लक्ष्य हैं। इसके अलावा 169 उपलक्ष्य भी है इसमें, लेकिन आपको याद रखने हैं 17 लक्ष्य। तो इन सब को प्राप्त करने के लिए सभी देशों को जिम्मेदारी दी गई, कब, 2015 में। लेकिन ये जो देश है अकेले तो जिम्मेदारी उठा नहीं सकते, है ना। अकेले भारत सारे लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकता है, तो इसीलिए इसने कुछ जो भार हैं वो राज्यों पर डाली। तो नीति आयोग के द्वारा वर्ष 2018 में दिसंबर में एक सूचकांक को तैयार किया गया सस्टेनेबल इंडिया इंडेक्स के बारे में। तो ये जो है एचडीजी इंडिया इंडेक्स, इसे शुरू किया गया नीति आयोग के द्वारा, कब, दिसंबर 2018 में। और इसमें जो है राज्य को सेम यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, जो कि हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंस्टीट्यूशनल, क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट से संबंधित है। इसके अलावा भी अन्य है जैसे कि पॉवर्टी आदि। तो ये जो लक्ष्य है इसको प्राप्त करने के लिए इन राज्यों को 0 से 100 के बीच में स्कोर दिया जाता है। जिनका स्कोर 100 हो जाता है उन्हें कहते हैं अचीवर। और आप इसमें देखेंगे तो राज्यों को 4 कैटेगरी में बांटा गया। पहला है स्पायरेंट, जिनका स्कोर कितना होना चाहिए, 0 से 49 के बीच। दूसरा है परफॉर्मर, 50 से 64 के बीच। तीसरा फ्रंट रनर, 65 से 99 के बीच। और अचीवर राज्य कौन कहेंगे, जिनको स्कोर कितना दिया गया, 100। लेकिन अभी भी जो है ना तो कोई स्पायरेंट राज्य है, लेकिन ना तो 0 से 49 के बीच में, ये तो अच्छी बात है। लेकिन दूसरा जो है अचीवर राज्य भी नहीं है, यानी कि जिसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया वह भी राज्य नहीं है। जो भी है अभी परफॉर्मर में और फ्रंट रन में, यानी कि 50 से 64 के बीच में स्कोर है और 65 से 99 के बीच में स्कोर है इन्हीं सब राज्यों की। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें अभी 15 जो स्टेट हैं वो किसमें, परफॉर्मर कैटेगरी में है, और जो 22 राज्य हैं वो फ्रंट रनर में है। आप यहाँ पे देखिए केरला जो है इसका स्कोर कितना है, 75, यानी कि फ्रंट रनर वाले स्कोर में है। इसके बाद दूसरे नंबर पे हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, उत्तराखंड 72 स्कोर। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे बॉटम में तो सबसे कम स्कोर कितना है, बिहार का 52। यह किस में आ जाता है, परफॉर्मर कैटेगरी में। तो इसे अभी काफ़ी आगे बढ़ना है। इसी प्रकार से झारखंड दूसरे नंबर पे बॉटम से है, 56 का स्कोर है। असम 57, उत्तर प्रदेश का 60। तो टॉप पे कौन है, केरला, और बॉटम पे बिहार। नेक्स्ट है H10N3 बर्ड फ्लू के बारे में। दरअसल यह जो बर्ड फ्लू है यह पहली बार 41 वर्ष के व्यक्ति है जो कि चाइना में पाया गया। पहली बार किसी मानव में इसे देखा गया है, यानी कि यह जो है फिर से चाइना में ही आया है इस प्रकार का वायरस, और फिर से किसी मानव में पहली बार देखा गया है। तो अब फिर से यह खतरा उत्पन्न हो सकता है। हालांकि ये जो फाओ है और WHO के द्वारा इसके बारे में बतलाया कि हमें इसके बारे में अभी काफ़ी कम जानकारी है, और इसे जांच करने के बाद ही हम बता सकते हैं कि यह कितना खतरनाक हो सकता है यह वायरस। तो इससे संबंधित रिस्क तो हैं, तो इसे याद रखिएगा H10N3 बर्ड फ्लू के बारे में। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल सन। दरअसल चाइना में एक एक्सपेरिमेंट चलाया जा रहा है, एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामैक, जो कि चाइना के हैफेई प्रांत है, वहाँ पर इसे चलाया जा रहा है। ये जो प्रोजेक्ट है इसका उद्देश्य क्या है, कृत्रिम सूर्य के द्वारा भारी ऊर्जा की प्राप्ति करना। भारी ऊर्जा की प्राप्ति करना क्यों, क्योंकि अभी जो कार्य किया जा रहा है अधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फिशन। लेकिन यह जो आर्टिफिशियल सन है यह किस पे कार्य कर रहा है, दरअसल यह नाभिकीय संलयन पे कार्य कर रहा है। नाभिकीय संलयन जो कि
हमारा जो सूर्य है वह भी इसी क्रिया पर कार्य करके हमें रोशनी प्रदान करता है। एक चर्चा में तब आया जब यहाँ पर एक रिकॉर्ड प्राप्त किया गया। दरअसल यहाँ पर 101 सेकंड के लिए काफ़ी बड़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त किया गया, 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस। इसके बाद अगले 20 सेकंड के लिए एक और रिकॉर्ड प्राप्त किया गया, 160 मिलियन डिग्री सेल्सियस, जो कि हमारा जो वर्तमान सूर्य है उससे भी 10 गुना ज़्यादा तापमान प्राप्त किया गया। और ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहा कहाँ पे? चाइना के हैफेई प्रांत में। ये जो है नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, उसके बारे में जानते हैं। तो नाभिकीय विखंडन यानी कि अभी आपने सुना होगा परमाणु जो संयंत्र बनाए जा रहे हैं वो किस क्रिया पे कार्य करते हैं? नाभिकीय विखंडन पे। इसमें क्या होता है? एक या एक से अधिक अणु को टकरा करके अधिक अणुओं में तोड़ा जाता है इस प्रकार से, और उससे एनर्जी प्राप्त की जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये नाभिकीय संलयन है, तो इसमें आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के 2 अणु ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम को मिला करके इसमें यहाँ पर हीलियम और न्यूट्रॉन में तोड़ा जाता है और काफ़ी बड़ी मात्रा में एनर्जी उत्पादन किया जाता है। ये दोनों संयंत्र में अंतर यह है कि इसमें क्या होता है कि कोई वेस्ट यानी कि बेकार उत्पाद उत्पन्न नहीं होता है, जबकि इसमें काफ़ी, जैसे कि इसमें जो भारी जल होते हैं उनको बाद में जब निकाला जाता है बाहर तो उसे समुद्र में छोड़ा जाता है, जिससे वहाँ के जो जीव जंतु हैं वह काफ़ी प्रभावित होते हैं, उनकी मृत्यु भी हो जाती है। आपने इस पिछले महीने आपने सुना होगा कि जापान के द्वारा जो फुकुशिमा जो घटना हुई थी उसके जल को कहाँ छोड़ा गया है? चीन सागर में, है ना, जो कि प्रशांत महासागर में, वहाँ पर इसे छोड़ा गया है और वहाँ पर जीव जंतु भी प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि इससे अभी रिपोर्ट नहीं है इस संबंध में, तो आप समझ गए। दूसरा इससे खतरा है नाभिकीय विखंडन से कि आपने चेरनोबिल की घटना सुनी होगी, काफ़ी बड़ी घटना थी। इसके अलावा जो जापान का फुकुशिमा संयंत्र है वह भी ब्लास्ट हो गया था। तो ये दोनों काफ़ी जो है एक प्रकार से हमें संकट में डाल सकते हैं। तो इसी प्रकार को ध्यान में रखते हुए चाइना के द्वारा इस प्रक्रिया को ही बदलने का प्रयास किया जा रहा है कि नाभिकीय विखंडन के जगह अब नाभिकीय संलयन पे कार्य किया जा रहा है, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आप समझ गए ये जो संयंत्र बनाया जा रहा है यानी कि आर्टिफिशियल सन के बारे में, इसमें आपको बतला ही दिया। इसमें जो एक काम किया जा रहा है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, ये जो तापमान काफ़ी अधिक हो जाते हैं तो उसे कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। ये काफ़ी एक दीवार जैसी बनाई जाती है और इसमें टेम्परेचर को यहाँ पर जनरेट किया जाता है और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा आगे से बढ़ने नहीं जाता, यानी कि एक प्रकार से यह संयंत्र हो जाता है, एक कंट्रोल मैनर में किया जा रहा है। नेक्स्ट है 5 to 50 सर्विस। यह दरअसल OneWeb एक कंपनी है जो कि भारतीय एयरटेल की है। तो इसके द्वारा अब जो है हमें जो इंटरनेट दिया जा रहा है, अभी आपको पता है कि इंटरनेट हमें कैसे मिलते हैं? ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा, है ना। लेकिन यह जो है 5 to 50 सर्विस, यह दरअसल सैटेलाइट के द्वारा इंटरनेट प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। कुछ दिनों पहले यहाँ पर 36 सैटेलाइट को भेजा गया 28 मई को, और ये टोटल अब 218 ऑर्बिट यहाँ सैटेलाइट हो चुके हैं। 2022 तक जो है टोटल 648 सैटेलाइट यहाँ पर भेजे जा चुके होंगे और इसके तहत 5 to 50 सर्विस शुरू किया जाएगा। यह क्या है? दरअसल यहाँ देखिए, यह इक्वेटर है, इसके ऊपर 5, तो यहाँ से ये 50 डिग्री नॉर्थ यानी कि 50 डिग्री उत्तरी गोलार्ध तक, 5 से 50 डिग्री उत्तरी गोलार्ध तक इस क्षेत्र में इंटरनेट जो प्रदान किया जाएगा किसके द्वारा? या सैटेलाइट के द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो यह है 5 to 50 सर्विस, यानी कि 5 से 50 उत्तरी गोलार्ध में इंटरनेट जो सेवा है वो किसके द्वारा? सैटेलाइट के द्वारा प्रदान करने की प्रयास किया जाएगा 5 to 50 सर्विस। यह जो सैटेलाइट भेजा जा रहा है कहाँ पे? यह लियो। आपको अगर इसके बारे में नहीं पता, लियो और मियो आदि के बारे में, तो 1 मार्च 2021 का वीडियो है, इसी पर बेस्ड है, आप इसे ज़रूर देखिएगा। 1 मार्च। तो इस कक्षा में ये जो ऑर्बिट है यहाँ पर भेजा, इसकी ऊंचाई 500 से 2000 किलोमीटर के बीच में होती है, जबकि जो जियो स्टेशनरी होते हैं सैटेलाइट, उनकी जो ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर की होती है। तो इसे कहाँ भेजा गया है? ये लियो। अब आपको यहाँ पर ये जो है आपको क्रिटिसिज्म भी करना है। एक क्रिटिसिज्म
आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए अभी जिस प्रकार से इंटरनेट है, अगर सैटेलाइट के द्वारा दिया जाएगा तो इसे बाद में मैनिपुलेट भी किया जा सकता है ना। युद्ध के समय काफ़ी इसका दुरुपयोग भी किया जाता है, लेकिन ये खुशी की बात है कि यह जो वनवेव है कंपनी वो हमारे इंडिया की है, लेकिन इसकी जो टक्कर है अभी स्पेसएक्स कंपनी से, यानी कि स्पेसएक्स की जो स्टारलिंक है उससे काफ़ी इसकी टक्कर हो रही है, क्योंकि वह भी जो है इस प्रकार का सेवा प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। तो बाद में ऐसा होगा, मान लीजिए युद्ध के समय इंटरनेट को मैनिपुलेट किया जा सकता है सैटेलाइट के द्वारा। तो आपको और क्रिटिसिज्म कमेंट में बतलाने हैं तो इसे आप बतलाइएगा। ये जो है बात करें इसकी फाइबर ऑप्टिकल और इसमें तुलना करने की, तो ये काफ़ी तीव्र होगा, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर से जो हमें इंटरनेट प्राप्त होता है उससे भी काफ़ी तेज़ होगा ये सैटेलाइट के द्वारा प्राप्त होने वाला इंटरनेट। नेक्स्ट है मॉडल टेनांसी एक्ट के बारे में, यानी मॉडल किराएदार या किराया अधिनियम। दरअसल इस प्रकार का ड्राफ्ट बनाया गया था वर्ष 2019 में, जिसे इस महीने गृह मंत्रालय के द्वारा ऑर्डर दे दिया गया इसे बनाने के लिए। तो बात करें इसे लाया क्यों गया था। दरअसल वर्ष 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें पाया गया कि 1 करोड़ जो मकान हैं वो खाली पड़े हुए हैं और लोग इस प्रकार से बाहर हैं। तो इन्होंने विचार किया आखिर खाली क्यों पड़ा है। आइए बताइए खाली क्यों पड़ा है। दरअसल ये जो मकान मालिक है उनको डर लगता था कि अगर हमने इन सबको रेंट दे दिया तो ये हमारे घर पे पोजीशन ले लेंगे, यानी कि वो बाद में छोड़ते नहीं। कई प्रकार की कानूनी प्रक्रिया होती है जिससे मकान जल्दी मिल नहीं पाता, तो इसलिए ये जो मकान मालिक है वो डरते थे। तो अब जो है एक एक्ट लाया गया है मॉडल टेनांसी एक्ट के द्वारा। इसमें कई प्रकार के सुधार किए गए हैं। किराएदार का जो कानून था उसमें काफ़ी जो सुधार है वो किए गए। अब जो है इसमें ग्रीवांस रिड्यूसल मैकेनिज्म यानी शिकायत निवारण तंत्र होगा, जिसमें शामिल हो गए रेंट अथॉरिटी, रेंट कोर्ट और रेंट ट्रिब्यूनल। ये जो है ये तीनों रेंट ट्रिब्यूनल, रेंट अथॉरिटी और रेंट कोर्ट, ये तीनों किस में शामिल हो गए, शिकायत निवारण तंत्र में। यानी कि अब जो है मकान मालिक या फिर किराएदार दोनों इस शिकायत निवारण तंत्र में जा सकते हैं, अपनी अपील कर सकते हैं। और इसमें जो सुनवाई होगी वो अनिवार्य है कि 60 दिन के अंदर में वो खत्म होनी चाहिए, विदिन 60 डेज। इसमें जो है और भी कई सारे प्रयास ये जो है प्रावधान किए गए हैं, लेकिन आपको थोड़ा कम इसमें बताऊं क्योंकि बहुत सारे उसमें छोटे छोटे पेंट आदि ये सब से संबंधित न्यूज़ है, तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट है वो आपको बतला देता हूँ। जैसे अगर कोई किराया लेता है तो वह सिक्योरिटी डिपॉजिट अधिक से अधिक 2 महीने कर सकता है, यानी कि 2 महीने ज़्यादा सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लेगा। लेकिन अगर कोई नॉन रेजिडेंशियल यानी कि वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए उपयोग के लिए ले जा रहा है तो उसमें 6 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट कराना होगा। इसके अलावा इसमें अगर मिसयूज किया जाता है, जैसे कि जहाँ पे वो रह रहे हैं, तो ये जो लैंड ऑनर है, इनके जो मकान मालिक है, वो उस स्थल को प्राप्त कर सकता है। इसके लिए क्या होगा, जो शिकायत निवारण तंत्र है उसमें बतलाना होगा कि हाँ इन्होंने हमारे घर को जो बर्बाद किया है, यहाँ पे ख़राब किया है आदि। इसके अलावा एक और इसमें प्रावधान किया गया है कि मान लीजिए कोई फोर्स मेजर यानी कि इस प्रकार की घटना जैसा कोविड-19 के समय हो गया, यानी कि लोग एक दूसरे यहाँ से वहाँ जाने लगे क्योंकि उनके पास घर में रहने का जगह नहीं था। तो यहाँ पर एक प्रावधान किया गया जो अच्छी बात है कि अगर इस प्रकार की आपात स्थिति होती है तो मकान मालिक 1 महीने तक वहाँ उसे रहने दे सकता, ना कि भगाएगा। तो कुछ अच्छे भी प्रावधान इसमें किए गए हैं। नेक्स्ट है स्मार्ट किचन प्रोजेक्ट के बारे में। दरअसल यह जो है वह केरल सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया है। केरल में एक स्कीम है KSFE, केरला स्टेट फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज। इसके द्वारा केरल की महिलाएं जो हैं उनको मॉडर्न किचन बनाने के लिए सॉफ्ट लोन दिया जाएगा, यानी कि इस प्रकार के किचन बनाने के लिए मॉडर्न तरीके से उन्हें सॉफ्ट लोन देने का प्रयास किया जाएगा। यह जो लोन है उसका इंटरेस्ट यहाँ पे चुकाया जाए किसके द्वारा, इक्वली, जैसे कि जो लाभ ले रहे हैं उसके द्वारा, लोकल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसके इंटरेस्ट को चुकाया जाएगा। तो एक छोटा सा न्यूज़ है, स्मार्ट किचन प्रोजेक्ट किसका है ये याद रखिएगा, केरल सरकार का। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।